पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एलेजी जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेमोरियल वर्सेस इज एन एलेजी। ये एक एलेजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर लिखी गई। मेमोरियल वर्सेस एक एलेजी है जो किसकी मौत पर, विलियम बर्ड्सवर्थ की मौत पर लिखी गई। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, मेमोरियल वर्सेस वाज रिटन इन, मेमोरियल वर्सेस कब लिखी गई, तो ये 1805 में ही लिखी गई, सॉरी 1850 में ही लिखी गई और 1850 में इसको पब्लिश कराया गया। मेमोरियल वर्सेस में टोटल कितने स्टेंजा हैं, तो मेमोरियल वर्सेस में टोटल 8 स्टेंजा हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, द पोइम कंटेन्स हाउ मैनी लाइन्स, इस पोइम में टोटल लाइनें कितनी हैं, तो 74 लाइनें हैं। एलेजी कमोमरेट द डेथ ऑफ, यानी कि जो एलेजी है इसमें किसकी मौत को याद किया गया है, तो किसकी मौत को याद किया गया है, विलियम बर्ड्सवर्थ की। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अर्नोल्ड कॉल्स, मैथ्यू अर्नोल्ड ने गोइथे को क्या बोला, मैथ्यू अर्नोल्ड ने गोइथे को कहा आयरन एज ऑफ फिजिशियन, द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। गोइथे इज डिस्क्राइब एज, गोइथे को डिस्क्राइब किया गया द सेज ऑफ यूरोप। ये मोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अर्नोल्ड प्रेजेस बायरन फॉर हिज, अर्नोल्ड ने बायरन की तारीफ करते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, फोर्स की, ताकत की। अगला, अबाउट बायरन अर्नोल्ड रिमार्क्स, बायरन के बारे में अर्नोल्ड क्या रिमार्क करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने हमें बहुत कम सिखाया, ही टॉट अस लिटिल, उनके पास था तो बहुत लेकिन उन्होंने हमें बहुत कम दिया, बहुत कम सिखाया। तो ये अर्नोल्ड रिमार्क करते हैं किसके बारे में, बायरन के बारे में। अगला, बायरन इज एसोसिएटेड विद, बायरन किससे संबंधित हैं, तो बायरन किससे जुड़े हैं, टाइटन जैसी लड़ाई से, टाइटन लाइक स्ट्राइफ। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड बर्ड्सवर्थ पोइट्री हैज, अर्नोल्ड के अनुसार विलियम बर्ड्सवर्थ की कविता में क्या है, तो हीलिंग पावर आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन। अगला, विलियम बर्ड्सवर्थ ब्रिंग्स रीडर्स इनटू सिंपैथेटिक कांटेक्ट विद, बर्ड्सवर्थ पढ़ने वालों को इनके किसके साथ सहानुभूतिपूर्ण संपर्क में लाते हैं, प्रकृति के साथ। तो कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव ओ रोथा, रोथा रेफर्स, यहाँ पर रोथा जो है वो किसको रेफर किया गया है, तो एक नदी के लिए रोथा बोला गया है। द टोन ऑफ मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस की टोन कैसी है, एलेजिक है। एलेजिक का मतलब होता है शोक गीत। ठीक है, शोक से भरी हुई। अर्नोल्ड कंपेयर्स बायरन विद, अर्नोल्ड बायरन की तुलना किससे करते हैं, एक टाइटन से, अ टाइटन। गोइथे एडवाइजेस मैनकाइंड टू टेक रिफ्यूज इन, गोइथे इंसान को शरण लेने की सलाह देते हैं, ठीक है, रिफ्यूज इन आर्ट। अगला, बर्ड्सवर्थ इज प्रेजेंटेड एज सुपीरियर बिकॉज, बर्ड्सवर्थ को बेहतर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक उपचार किया। ही प्रोवाइडेड स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है, क्योंकि विलियम बर्ड्सवर्थ ने कैसा स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोवाइड कराया, मतलब उन्होंने आध्यात्मिक उपचार दिया। अगला, मेमोरियल वर्सेस रिफ्लेक्ट अर्नोल्ड्स व्यू ऑफ पोइट्री एज, बोला गया मेमोरियल वर्सेस में कविता के बारे में अर्नोल्ड के नजरिए को किस तरह दिखाया गया है, तो जीवन की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की तरह। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम मेनली कंट्रास्ट बर्ड्सवर्थ विद, कविता मुख्य रूप से बर्ड्सवर्थ की तुलना किससे करती है, तो बायरन और गोएथे से। कविता मुख्य रूप से बर्ड्सवर्थ की तुलना किससे करती है, तो बायरन और गोएथे। दी पोएम मेनली कंट्रास्ट बर्ड्सवर्थ विद बायरन एंड गोएथे, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल थीम ऑफ मेमोरियल वर्सेस इज, मेमोरियल वर्सेस की सेंट्रल थीम क्या है, तो एक महान कवि को श्रद्धांजलि और उसके युग का मूल्यांकन करना, यानी कि ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, टू अ ग्रेट पोइट, एक महान कवि को श्रद्धांजलि देना, और एवोल्यूशन करना ऑफ हिज एज, उसकी एज को एवोल्यूशन करना, मतलब उसकी युग का मूल्यांकन करना। अगर हम इसके छोटे से हिंदी सारांश
हिंदी समरी हम बता देते हैं, इसके बाद इसके 20 एमसीक्यूज और है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कहा गया है, मेमोरियल वर्सेस जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, समर्पित किसको है, विलियम बर्ड्सवर्थ को। कब लिखी गई, 1850 में। मेमोरियल वर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई एक शोक गीत यानी कि एलेजी है जो बर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर लिखी गई। इस कविता में अर्नोल्ड केवल श्रद्धांजलि ही नहीं देते बल्कि अपने समय के 3 महान कवि बर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन और गोएथे का तुलनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। मुख्य भाव क्या है, अर्नोल्ड मानते हैं कि हर महान कवि अपनी युग की आवश्यकता को पूरा करता है। अब यहाँ पे देखो बायरन के लिए क्या बोला गया है, गोएथे के लिए क्या बोला गया है, बर्ड्सवर्थ के लिए। बायरन को तो मैथ्यू अर्नोल्ड थे, वो बायरन को टाइटैनिक स्ट्राइप महान संघर्ष का प्रतीक कहते थे। उनमें शक्ति फोर्स थी, लेकिन वे मानवता के लिए कोई स्थायी शिक्षा नहीं दे सके, इसलिए अर्नोल्ड उन्हें ही टॉट अस लिटिल बोला। गोएथे को वो द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज और सेज ऑफ यूरोप कहते हैं। उन्होंने आर्ट यानी कि कला में शरण लेने की सलाह दी, परंतु बर्ड्सवर्थ को अर्नोल्ड सबसे श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उनकी कविता में आत्मिक शांति और उपचार हीलिंग पावर है। उन्होंने मनुष्य को प्रकृति से गहरा और सहानुभूति पूर्ण संबंध जोड़ना सिखाया और इस तरीके से अर्नोल्ड के अनुसार बर्ड्सवर्थ की कविता मानव हृदय को शांति देती है। उन्होंने लोगों को प्रकृति के माध्यम से आध्यात्मिक संतुलन और सांत्वना प्रदान की। कविता की पंक्तियां कीप प्रेस कीप फ्रेश ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव वो रोथा में कवि बर्ड्सवर्थ की समाधि के पास बहने वाली नदी से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी स्मृति को सदा ताजा रखे। इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर सबसे पहली लाइन ये बोला गया जब किसने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी इस मेमोरियल वर्सेस में कहा, जब विलियम बर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई तो उन्होंने लिखा द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम वी स्टैंड टुडे बाय बर्ड्सवर्थ टॉम। बर्ड्सवर्थ के साथ एक महान युग समाप्त हो गया। मतलब क्या हुआ, अर्नोल्ड कहते हैं कि बर्ड्सवर्थ की मृत्यु के साथ एक महान काव्य स्वर सदा के लिए मौन हो गया। ऐसा लगता है मानो कविता का एक युग समाप्त हो गया हो। पोएटिक वॉइस से तात्पर्य उस उच्च आदर्शवादी काव्यधारा से है जिसका प्रतिनिधित्व बर्ड्सवर्थ करते थे। हर पंक्ति गहरे शोक और सम्मान को व्यक्त करती है उनके, एक एक चीज को आप ध्यान से समझिए। फिर बायरन के बारे में उन्होंने कहा ही टॉट अस लिटिल। लॉर्ड बायरन में शक्ति थी, ऐसा नहीं उनमें पावर नहीं थी, फोर्स नहीं थी, अरे यार फोर्स थी, बहुत नॉलेज थी, परंतु उन्होंने मानवता को स्थायी मार्गदर्शन नहीं दिया, उनको कोई शिक्षा नहीं दी। तब उन्होंने कहा बायरन के लिए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्वीकार करते हैं कि बायरन में शक्ति थी, जोश था, लेकिन उनकी कविता में नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कमी थी। उन्होंने लोगों को स्थायी शांति या दिशा नहीं दी, इसलिए अर्नोल्ड का मानना है कि बायरन ने कम सिखाया हम लोगों को। बायरन में शक्ति थी, ये सत्य बात है, बायरन में फोर्स थी, यानी कि टाइटैनिक स्ट्राइप का प्रतीक माना गया है। गोएथे के बारे में क्या बोला जरा समझो। गोएथे द सेज ऑफ बीमर कहा था, इनका पूरा नाम है, गोएथे का ये है पूरा नाम, ठीक है। यूरोप का संत, सेज ऑफ यूरोप भी कहा गया। तब यहां पर बोला गया कि गोएथे को अर्नोल्ड बीमर का संत यानी कि सेज ऑफ यूरोप कहते हैं। विज्ञान, संतुलन, विवेक का प्रतीक थी। उन्होंने जीवन की समस्याओं का समाधान कला, संस्कृति और खोजने की प्रेरणा दी। फिर फिजिशियन ऑफ आयरन एज भी कहा, गोएथे को एक उपाधि दी, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। गोएथे को औद्योगिक युग का चिकित्सक कहा गया, मतलब यहाँ आयरन एज औद्योगिक युग का प्रतीक माना गया जो कठोर, यांत्रिक और भावनाहीन था। अर्नोल्ड के अनुसार गोएथे उस युग का चिकित्सक था, अर्थात उन्होंने कला के माध्यम से समाज की मानसिक और सांस्कृतिक बीमारियों का उपचार किया। बर्ड्सवर्थ की महिमा मंडल किया गया है, यहाँ पर महिमा गाई गई है, देखो, he found us when the age had bound our soul in its benumbing round, यानी कि बर्ड्सवर्थ ने यांत्रिक युग में मानव आत्मा को जगाया। मतलब ये हुआ कि ये जो लाइनें हैं बर्ड्सवर्थ के लिए हैं, तो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि जब औद्योगिक युग ने मनुष्य की आत्मा को जड़ से जड़ और शून्य बना दिया, उसको यानी कि एकदम बेकार कर दिया, तब बर्ड्सवर्थ ने उसको जगाया। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को आध्यात्मिक चेतना दी।
और हीलिंग पावर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो बसवर्थ की हीलिंग पावर कैसी थी। ही वॉज स्ट्रॉन्ग टू सेंसिटिफाई द पोइट्स हाई वोकेशन। बसवर्थ की कविता में आत्मिक शुद्धि और उपचार की शक्ति थी। क्या बात है। यहाँ अर्नोल्ड कहते हैं कि बसवर्थ ने कविता के उच्च उद्देश्य हाई वोकेशन को पवित्र बना दिया। उनके लिए कविता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक और आत्मिक उद्धान का साधन बनी थी। तब हम बात करते हैं रोथा से प्रार्थना करते हैं कवि, और ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड रोथा से जब जो विलियम बसवर्थ की कब्र थी उसी के पास में रोथा नदी बहती थी और उस रोथा नदी से जो है मैथ्यू अर्नोल्ड प्रार्थना कर रहे हैं कि फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, ओ रोथा विद दाई लिविंग बेब। जो कवि हैं मैथ्यू अर्नोल्ड वो रोथा नदी से बसवर्थ की स्मृति को जीवित रखने की प्रार्थना करते हैं। मतलब यह है यहाँ पर कवि रोथा नदी से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने जीवंत लहरों से विलियम बसवर्थ की कब्र की घास को ताजा बनाए रखें। ये पंक्ति श्रद्धा, प्रेम और स्मृति का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि बसवर्थ की याद सदैव जीवित रहेगी। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको क्लियर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, वो कहते हैं इस कविता में अर्नोल्ड ने 3 महान कवियों की तुलना की। पहला बायरन, दूसरा गोएथे, तीसरा बसवर्थ। ठीक है, और इन सभी में अर्नोल्ड सिद्ध करते हैं कि बसवर्थ जो है वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उनकी कविता मानव आत्मा की सच्ची सांत्वना और दिशा देती है। इसलिए इन तीनों में विलियम बसवर्थ सबसे श्रेष्ठ है। हमने क्या कहा, कुछ इसके एग्जाम्पल 20 MCQ लाइनों पर आधारित हैं, जरा जल्दी जल्दी देख लो। द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम रेफर्स टू द डेथ ऑफ। बोला गया है लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम किसकी मौत को बताता है, तो विलियम बसवर्थ की मौत को बताता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। द टोन ऑफ द लाइन वी स्टैंड टुडे बाय बसवर्थ टॉम्ब इज, ये एलेजिक, यानी कि लाइनों की टोन कैसी है, एलेजिक है। अगला ही टॉट अस लिटिल, ये लाइनें किसके लिए आई हैं, तो अर्नोल्ड ये लाइनें किसको लिखते हैं, बायरन के लिए। अर्नोल्ड क्रिटिसाइज बायरन मेनली फॉर लैकिंग। अर्नोल्ड जो होते हैं वो मुख्य रूप से बायरन की आलोचना करते हैं। कौन सी कमी के लिए आलोचना करते हैं, मोरल गाइडेंस, कि नैतिक मार्गदर्शन नहीं दिया समाज के लिए इन्होंने। बाय द फ्रेज बायरन्स फोर्स हाईलाइट, यानी कि इमोशनल इंटेंसिटी की बात होती है। बायरन के अंदर फोर्स थी, ज्ञान था, बल था। ठीक है, तो भावनात्मक तीव्रता को हाईलाइट किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है बायरन इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन इन द पोइम, यानी कि कविता में बायरन किस भाव से जुड़ा हुआ है, तो टाइटेनिक संघर्ष, स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष। गोएथे द सेज ऑफ बीमर, गोएथे द सेज ऑफ बीमर, ये सजेस्ट करता है डेट गोएथे वाज अ स्पिरिचुअल गाइड एंड थिंकर। ठीक है, बीमर का सन, इससे क्या पता चलता है आपको, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और विचारक। 8वें नंबर का क्वेश्चन है अ फिजिशियन ऑफ आयरन एज, गोएथे को कहा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा फिजिशियन ऑफ आयरन एज। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, हील द स्पिरिचुअल सिकनेस ऑफ हिज एज। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपनी युग की आध्यात्मिक बीमारी को ठीक किया। आयरन एज सिंबलाइज, आयरन एज किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो आयरन एज जो है वो सिंबलाइज करती है इंडस्ट्रियल और मटेरियलिस्टिक, द एज ऑफ सॉरी इंडस्ट्रियल और मटेरियलिस्टिक एज को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है ही फाउंड अस व्हेन द एज हैड बाउंड आवर सोल रेफर्स, उसने हमें तब पाया जब उम्र ने हमारी आत्माओं को बांध दिया। का मतलब है बसवर्थ का आध्यात्मिक असर, यानी कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस की बात की गई है। बसवर्थ फ्रीड मैनकाइंड फ्रॉम, 11 नंबर का क्वेश्चन है बसवर्थ ने इंसानियत को किससे आजाद किया, तो आध्यात्मिक नमनेस से, सुन्नता से, स्पिरिचुअल नमनेस से आजाद किया। अगला द हाई वोकेशन, द पोइट्स हाई वोकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कवि के ऊंचे काम, इसका मतलब है पवित्र मिशन के तौर पर कविता, पोएट्री एज अ सैक्रेड मिशन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड बसवर्थ सेक्टिफाइड, अर्नोल्ड के अनुसार बसवर्थ ने पवित्र किया किस चीज को, पोइट्स मिशन को। कीप फ्रेज द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, अपोस्ट्रोफी का एग्जांपल है। और रोथा रेफर टू, इसमें रोथा जो है वो किसको रेफर किया गया है, तो रिवर नियर बसवर्थ ग्रेव, जो ऐसी नदी जो विलियम बसवर्थ की कब्र के पास में बहती है उसको रेफर किया गया। रिक्वेस्ट टू
रो था सिंबलाइज इटर्नल रिमेम्बरेंस। बोला गया है कि जो रोथा से किया गया अनुरोध किसका प्रतीक है, तो हमेशा याद रहने वाली याद से। अगला क्वेश्चन है अमंग बायरन गोएथे बसवर्थ, जो अर्नोल्ड थे कंसीडर मानते थे एज सुपीरियर किसको, इन तीनों में विलियम बसवर्थ को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते थे। बायरन गोथे बसवर्थ में से अर्नोल्ड किसको, विलियम बसवर्थ को बेहतर मानते थे, ध्यान बनाए रखना। बायरन रिप्रेजेंट्स 18 नंबर पे, ठीक है, पैशनेट रिवोल्ट, जोशीलिया विद्रोह के लिए जाने जाते हैं बायरन। गोएथे एडवाइजेस मैनकाइंड टू रिफ्यूज, ठीक है, जो गोएथे होते हैं इंसान को शरण देने की सलाह देता है, आर्ट कला। अगला 20 नंबर पे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गिवन लाइन इज, यानी कि दी गई लाइनों का मुख्य विचार क्या है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एवोल्यूशन ऑफ 3 पोइट्स विद ट्रिब्यूट टू बसवर्थ, बसवर्थ को श्रद्धांजलि के साथ 3 कवियों का मूल्यांकन करना। इस पोएम के ये की पॉइंट्स हैं जो कि पीजीटी रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि जो पीजीटी का एग्जाम है उसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। यहां से आप देखो बड़ा अच्छा समझ आएगा। मेमोरियल वर्सेस किसने लिखा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसको समर्पित है ये एलेजी, विलियम बसवर्थ को। कब लिखी गई, 1850 में, पब्लिश भी 1850 में हुई, ठीक है। जॉनर क्या है इसका, एलेजी है। कुल पंक्तियां कितनी है, 74 हैं। स्टेंजा कितनी है, 8। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, जॉनर और बैकग्राउंड में क्या है। यह कविता बसवर्थ की मृत्यु 1850 में लिखी गई। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि 3 महान कवियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी है। इसमें विक्टोरियन युग की मानसिकता झलकती है। अगला 3 पोइट्स कंपेयर्ड, इसमें 3 पोइट्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। बसवर्थ द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम, ये लाइन आप ध्यान बनाए रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अगला आत्मिक शांति और हीलिंग पावर के कवि हैं, विलियम बसवर्थ के बारे में बोला गया, क्योंकि लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम का मतलब विलियम बसवर्थ की मृत्यु होगी और ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। प्रकृति से सहानुभूति पूर्ण संबंध स्थापित किया। हाई वोकेशन, उच्च आध्यात्मिक कर्तव्य बनाया। अर्नोल्ड के अनुसार सबसे तीनों में से सबसे श्रेष्ठ जो है वो बसवर्थ थे। अब हम बायरन की ओर चलते हैं, लॉर्ड बायरन की ओर। इनके बारे में क्या बोला गया है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इन्हें ही टॉट अस लिटिल, इनके पास था तो बहुत कुछ लेकिन इन्होंने हमें बहुत, समाज के लिए बहुत कम दिया। प्रतिनिधित्व क्या है, टाइटैनिक स्ट्राइफ, महान संघर्ष। विशेषता क्या है इनकी, फोर्स यानी कि शक्ति और विद्रोह। कमी क्या है, स्थायी नैतिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अभाव। गोएथे की बात कर लेते हैं, गोएथे की बात कर लेते हैं, क्या है इनका पूरा नाम, देखो ये लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्या है, सेज ऑफ यूरोप बोला गया है, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बोला गया है। आर्ट में शरण लेने की सलाह दी गई, संतुलन और बौद्धिकता का प्रतीक बताया गया। इंपॉर्टेंट कोटेशन इस लाइन की कौन कौन सी, सभी पूरी पोएम आपको नहीं रटना है, ठीक है, जो ज्यादातर आपकी पूछी जाती है उन लाइनों को आपको देखना है। लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम, he taught us little, physician of the iron age, he found us when the age had bound our soul, keep fresh the grass upon his grave, और वो था। तो ये लाइनें इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस की, तो और ओथा में अपोस्ट्रॉफी यूज हुई है, आयरन एज में मेटाफर यूज हुआ है, एलेजिक टोन में शोक और सम्मान की बात है, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, 3 कवियों का मूल्यांकन किया गया है। थीम्स की बात करें तो कौन कौन सी थीम्स हो सकती हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन सी, ग्रेट पोइट एज मॉरल गाइड, पोएट्री एज स्पिरिचुअल हीलिंग, इंडस्ट्रियल एज वर्सेस स्पिरिचुअल वैल्यूज, नेचर एज सोर्स ऑफ कंसोलेशन, एवोल्यूशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। अब वन लाइन में आप चाहो तो इसका रिवीजन करके देख लो सारे फैक्ट्स का, ये आपको ध्यान बनाए रखना है। कब पब्लिश हुई, 1850 में, 8 स्टेंजा, 74 लाइन है। एलेजी ऑन बसवर्थ है, बायरन फोर्स और रिवोल्ट के लिए, गोएथे विजडम एंड आर्ट के लिए, बसवर्थ हीलिंग और स्पिरिचुअल गाइड के लिए। सेंट्रल आइडिया, बसवर्थ इज सुपीरियर बिकॉज हिज पोएट्री कंसोल्स एंड गाइड्स मैनकाइंड। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी मेमोरियल वर्सेस। मुझे लगता है बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी आपको इस पोएम को पढ़ करके, बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है, और आगे चलकर भी आप कहीं पर भी यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो समझने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।